हेलो लर्नर, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदर लाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़। आज का हमारा विषय है पारिस्थितिक तंत्र का उद्देश्य और क्षेत्र। पारिस्थितिक तंत्र के उद्देश्य एवं क्षेत्र पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। यह अध्ययन करता है कि जीव किस प्रकार अपने परिवेश के जैविक एवं अजैविक कारकों से प्रभावित होते हैं और स्वयं पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी का आधार परस्पर निर्भरता एवं ऊर्जा का प्रभाव है, जो पूरे जीवमंडल को एकीकृत प्रणाली के रूप में जोड़ता है। सजीव को चारों ओर के वातावरण के साथ मिलकर अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। सजीवों के चारों ओर के वातावरण में भौतिक पदार्थ, जलवायु आदि अनेक भाग सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक सजीव अपने चारों ओर रहने वाले जीवों भौतिक पदार्थों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इसी प्रकार भौतिक पदार्थ, जलवायु भी सजीवों पर प्रभाव डालते हैं। अतः सजीवों का अपने चारों ओर के वातावरण के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है। इस संबंध को वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी कहा। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत जीवों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी वस्तुतः जीव विज्ञान की परस्पर निर्भर शाखा है, जिसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न पक्षों एवं उनके वातावरण, पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित है। पारिस्थितिकी के अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है, जिसमें जंतु पारिस्थितिकी या एनिमल इकोलॉजी एवं पादप पारिस्थितिकी प्लांट इकोलॉजी। 19वीं शताब्दी में जीवों के परस्पर संबंधों के अध्ययन हेतु 3 पारिभाषिक शब्दों में विकास हुआ। पहला है इथियोलॉजी, दूसरा है हेक्सोलॉजी और तीसरा है इकोलॉजी। इथियोलॉजी शब्द को फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी ने 1859 में दिया, जिसके अनुसार समाज एवं परिवार में जीवों के परस्पर संबंधों के अध्ययन एवं समुदाय में उनकी स्थिति का अध्ययन इथियोलॉजी कहा। हेक्सोलॉजी को परिभाषित शब्दों को सेंट चार्ल्स जैक्सन मिलवेट ने सर्वप्रथम 1894 में उपयोग किया था। हेक्सोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के परस्पर एवं पर्यावरण वातावरण के साथ संबंधों, प्रमुख रूप से तापक्रम, प्रकाश, आर्द्रता आदि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। अब आता है तीसरा इकोलॉजी। इकोलॉजी को पारिभाषिक शब्दों को सर्वप्रथम हिकल ने 1869 में प्रस्तुत किया। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओइकस, जिसका अर्थ है निवास या आवास, एवं लोगोस, दूसरे शब्दों में इकोलॉजी जीवित पौधों एवं वस्तुओं के निवास अथवा पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। हिकल के अनुसार जीवों व उनके वातावरण कार्बनिक एवं अकार्बनिक पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी का क्षेत्र। इकोलॉजी के उद्देश्य पारिस्थितिकी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। जीव पर्यावरण का संबंधों का अध्ययन, जीव किस प्रकार जल, ताप, प्रकाश, मृदा एवं वायु जैसे अजैविक कारकों से प्रभावित होते हैं, इसका विश्लेषण करना। दूसरा है जैविक अंतःक्रियाओं को समझना, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परिजीविता, सहजीवन आदि जीव जंतु संबंधों का अध्ययन। तीसरा है जनसंख्या एवं समुदाय संरचना का विश्लेषण। किसी क्षेत्र में जीवों की जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि, वितरण तथा समुदाय की विविधता, स्थिरता एवं उत्तराधिकार या सक्सेशन को समझना।
चौथा है ऊर्जा प्रवाह व पोषक चक्रों का अध्ययन, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक के बीच ऊर्जा प्रवाह तथा जैव भू रासायनिक चक्रों का विश्लेषण। पांचवा उद्देश्य है पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान, प्रदूषण, जैव विविधता में कमी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण विनाश जैसी समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान प्रदान करना। छठवां उद्देश्य है संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, वन्य जीव, मिट्टी, जल एवं ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण और उनके सशक्त उपयोग के लिए वैज्ञानिक आधार विकसित करना। पारिस्थितिकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी एवं भौतिकी विज्ञानों जैसे रसायन विज्ञानों, भौतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान एवं भूगोल से घनिष्ठ संबंध है। अतः पारिस्थितिकी भी अपने आप में एक विज्ञान माना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है वर्गीकरण क्षेत्र। जीवों के वर्गीकरण की सहायता से समुदाय विशेष में उपस्थित जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है। अतः वर्गीकरण को पारिस्थितिकी के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। दूसरा स्कोप है जैविक क्षेत्र, बायोलॉजिकल स्कोप। विभिन्न समुदाय में जीवों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव जैविक महत्व के होते हैं, जो समुदाय विशेष पर प्रत्यक्ष प्रभावी होते हैं। अतः जैविक कारकों का अध्ययन भी पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा स्कोप है भौतिक रासायनिक क्षेत्र। इकोलॉजी के अंतर्गत वातावरण के अनेक भौतिकी एवं रासायनिक कारक जैसे तापक्रम, प्रकाश, आर्द्रता, पीएच मान, जल, भूमि एवं थल के उपस्थित अन्य रासायनिक तत्वों नाइट्रोजन, लोहा, सिलिका, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम आदि का अध्ययन अति महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये कारक जीवधारियों पर अत्यधिक प्रभावी होते हैं। प्रत्येक जीव के विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक कारकों की उचित मात्रा का पाया जाना आवश्यक है। चौथा स्कोप है आनुवंशिकी एवं क्रमिक विकास का क्षेत्र। जीवों द्वारा समान संरचना एवं लक्षणों की संतान उत्पन्न करना एवं पैतृक लक्षणों का समान रूप से संतान में स्थानांतरण को आनुवंशिकता या पैतृकता कहा जाता है। प्रत्येक जीव में वातावरण से प्रभावित होकर स्वयं को उनके अनुसार रूपांतरित करने की क्षमता होती है। पांचवा स्कोप है भौगोलिक क्षेत्र। वैज्ञानिक बफन एवं एलेक्जेंडर ने प्राणियों विश्वव्यापी वितरण के संबंध में व्यापीकरण प्रस्तुत किए, तभी से हमको भौगोलिक पारिस्थितिकी का ज्ञान है। 19वीं शताब्दी में सी हार्ट मेरियम ने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण योगदान दिया। छठवां स्कोप है जनसंख्या गतिकी क्षेत्र, पॉपुलेशन डायनामिक स्कोप। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की इस महत्वपूर्ण अभिक्रिया का प्रारंभ माल्थस से हुआ, जिसे 1798 में यह निर्देशित किया गया कि उपलब्ध भोजन जनसंख्या की वृद्धि के सीमित करने के लिए प्रभावित करता है। डार्विन ने अपनी उद्विकासी सिद्धांत के निर्माण में प्रतिस्पर्धा एवं परभक्षण के महत्व को स्वीकार किया। पर्ल ने जनसंख्या की वृद्धि के लक्षणों का गणितीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। विभिन्न जातियों की जनसंख्या किस प्रकार आपस में क्रियाएं करती है, यह प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक लोटका एवं वाटेरा ने सैद्धांतिक गणितीय समीकरण बनाए। परस्पर क्रियाशील परभक्षियों एवं शिकार
की जनसंख्या ग्रास नामक वैज्ञानिक ने 1935 में अनेक प्रयोग किए तथा अन्य कारकों पर जोर दिया गया। 7वां स्कोप है परिमाणात्मक क्षेत्र। इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न समुदाय में जीवों की गणना या जनसंख्या के घनत्व का संख्यात्मक मात्रात्मक अध्ययन किया गया। इकोलॉजी के आधुनिकतम अध्ययन में इस तथ्य का ध्यान रखा गया कि प्रकृति के एबायोटिक तथा बायोटिक घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बल्कि एक निश्चित या सुनिश्चित सिस्टम के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। अतः प्रकृति की ठीक ठीक समझने के लिए संरचना तथा कार्य का अध्ययन एक साथ किया जाना आवश्यक है। 20वीं शताब्दी में इकोलॉजी के वर्णनात्मक भाग पर अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन हाल ही में वर्षों में प्रयोगात्मक पक्ष पर बल दिया गया। पारिस्थितिकी के वर्णनात्मक भाग को पादप समाज विज्ञान कहा गया। पारिस्थितिक विज्ञान के एक संश्लेषित शाखा है जिसमें विज्ञान के कई अनुशंसाओं से सामग्री एवं सहयोग प्राप्त किया गया। उदाहरण है मौसम विज्ञान, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, लिमिनोलॉजी, गणित। इकोलॉजी को अपने स्रोत पदार्थ प्रदान करती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवित अस्तित्वों की परस्पर अंतःक्रियाओं के साथ ही उनकी भौतिक पर्यावरण से क्रियाएं भी सम्मिलित होती है। इस तरह से देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी और इकोलॉजी। इकोलॉजी का महत्व। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें न्यूनतम समय और श्रम द्वारा किसी साधारण मनुष्य को समझाया जा सकता है। मानव जीवन में अधिकतम समस्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इकोलॉजी से जुड़ी होती है, क्योंकि इन समस्याओं के निदान हेतु इकोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है। इकोलॉजी का उपयोग विश्व के अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक योजनाओं में किया जाता है। इकोलॉजी ने मानव जाति के हित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इकोलॉजी ने कृषि के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। फसल चक्र या फसल चक्रीकरण या क्रॉप रोटेशन, खरपतवार नियंत्रण, फॉरेस्ट्री, रेंज प्रबंधन, जैविक सर्वेक्षण, कीट नियंत्रण, मत्स्य विज्ञान या मृदा, अन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, जल इत्यादि के संरक्षण के क्षेत्र में इकोलॉजी का योगदान है। पर्यावरण प्रदूषण, जो आज की भयावह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इकोलॉजी द्वारा सुलझाई जा सकती है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का प्रथम आवश्यकता मैदानी अध्ययन है। इसके लिए मॉर्फोलॉजी तथा टेक्सोनॉमी का ज्ञान आवश्यक है। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न अनुकूलन को समझने के लिए फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, जीनेटिक्स आदि का मूलभूत ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार भौतिक पर्यावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट को समझने के लिए मौसम विभाग, मृदा विज्ञान, जियोलॉजी तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री का ज्ञान होना आवश्यक है। इकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो विज्ञान के हर क्षेत्र में जुड़े मनुष्यों को एक साथ बैठकर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करता है। इस प्रकार इकोलॉजी का महत्व है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हम पढ़े इकोलॉजी, अब पढ़ते हैं इकोसिस्टम। कोई भी जीव अथवा समुदाय प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता। वह अपने चारों ओर के वातावरण पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इस प्रकार किसी निश्चित क्षेत्र में बायोटिक, एबायोटिक वातावरण दोनों मिलकर कार्य करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले भौतिक तथा जैविक अंशों का योगदान इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है जिसमें सभी स्तर के जीव भोजन के लिए मूल रूप से उत्पादक हरे पौधा,
पर आश्रित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विचारधारा को सर्वप्रथम टेंसेले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में प्रस्तुत किया था। यह अस्थायी अथवा स्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र वह प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीव, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके भौतिकी पर्यावरण, जल, वायु, मिट्टी, तापमान आदि के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में बांटा जाता है। कोई भी जीव अथवा समुदाय प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता। वह चारों ओर के वातावरण का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इस प्रकार किसी निश्चित क्षेत्र में बायोटिक एबायोटिक वातावरण दोनों मिलकर कार्य करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हिस्ट्री, इकोसिस्टम की हिस्ट्री। इकोसिस्टम की विचारधारा को सर्वप्रथम टेंसेले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में प्रस्तुत किया था। यह अस्थायी अथवा स्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। अतः टेंसेले ने जैव तथा वातावरण की इस परस्पर निर्भरता को इकोसिस्टम कहा। मोबिन्स ने इकोसिस्टम को बायोजिनेसिस एवं फारविस ने माइक्रोकाम्स के नाम से संबोधित किया। रूसी वैज्ञानिक मुकाचेव 1944 में इकोसिस्टम के लिए नए शब्द जियोबायोजिनेसिस का प्रयोग किया, लेकिन टेंसेले द्वारा सुनाया गया नाम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र को सर्वमान्य माना गया। इकोसिस्टम के परिभाषा या पारिस्थितिक तंत्र के परिभाषा। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न समयों पर पारिस्थितिक तंत्र को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया। कालर नामक वैज्ञानिक ने 1954 में पारिस्थितिक तंत्र वातावरण तथा समुदाय की क्रियात्मक सक्रियता है। ओडम के अनुसार ओडम ने 1963 में पारिस्थितिक तंत्र वह मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवी तथा अजीवी वातावरण सम्मिलित है, जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे ऊर्जा प्रवाह तंत्र में निश्चित एवं स्पष्ट संरचना विविधता का चक्र बनाती है। पृथ्वी के मुख्य इकोसिस्टम, मेजर इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। पृथ्वी में मुख्य इकोसिस्टम कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़े इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं तथा संपूर्ण पृथ्वी को निम्नलिखित इकोसिस्टम में बांटा गया है। पहला है जलीय इकोसिस्टम, दूसरा है वन पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा है चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र, चौथा है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पांचवा है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। पहला है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यह जल में पाए जाने वाले जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र है। इसे मीठे जल और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में विभाजित किया गया है। मीठे जल का पारिस्थितिकी तंत्र नदियाँ, झीलें, तालाब आदि इसमें आते हैं। उदाहरण है नदी, झील, आर्द्र भूमि। जैसे डायग्राम से पता चल रहा है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस और टॉप प्रोड्यूसर। इस तरह से ये कौन सा हुआ, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसी में देखिए स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। सभी प्रकृति पारिस्थितिक तंत्रों में नदियों का पारिस्थितिकी तंत्र अधिक उपयोग किया जाता है। ऊर्जा शक्ति की दृष्टि से नदी एवं सरिताओं का पारिस्थितिक तंत्र अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होता है। प्रभावित जलीय पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन दो उपविभाग द्वारा या सब डिवीजन द्वारा होता है। पहला है झील एवं तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र। झील एवं तालाब का पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं। तालाब ताजे जलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें निम्न घटक पाए जाते हैं। पहला है एबायोटिक या अजैविक पदार्थ। यह मूलतः अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे जल,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, अमीनो अम्ल और ह्यूमिक अम्ल आदि। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु तंत्र। झील एवं तालाब का पारिस्थितिक तंत्र इस तरह है। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर हर्बिवोरस, उसके बाद देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवेरस, और तीसरा है, डायग्राम से ही पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर, देखिए सनलाइट जीव जंतु है जो सनलाइट, जो एल्गी, और प्रोड्यूसर एक्वेटिक प्लांट, जो झील या तालाब के ऊपर में जो प्लांट रहता है एक्वेटिक प्लांट, वो किससे भोजन बनाता है? सूर्य के द्वारा। उसके बाद उसको प्राइमरी कंज्यूमर उस भोजन को ग्रहण करता है। ये क्या है? पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, फिर तीसरा है अपघटक। इस तरह से तीन उसमें बटा हुआ है, उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक। उत्पादक जल के जलीय पौधे, शैवाल या एल्गी आदि सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा अपने जलीय वातावरण से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों को ग्रहण कर खाद्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह क्या कहलाता है? उत्पादक, या अतः ये उत्पादक कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। प्राइमरी उपभोक्ता कौन सा है? जूप्लेक्टन, छोटे छोटे कीट। और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? मछली और मेंढक। अपघटक तीसरा आया, अपघटक जो जीव जंतु पानी में मर जाते हैं उसको अपघटक अपना भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फफूंद या छोटे छोटे बैक्टीरिया। जैविक घटक। जैविक घटक कौन कौन सा है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत है जल के जलीय पौधे, शैवाल आदि या एल्गी आदि सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा अपने जलीय वातावरण से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों को ग्रहण कर खाद्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं, अतः ये उत्पादक कहलाते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। प्राइमरी उपभोक्ता कौन कौन सा है? जूप्लेक्टन और छोटे छोटे कीट। और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? मछलियाँ और मेंढक। अब तीसरा है अपघटक। अपघटक के अंतर्गत है बैक्टीरिया, फफूंद। अब देखते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। यह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें महासागर, समुद्र और प्रवाल भित्तियां सम्मिलित होती है। उदाहरण है महासागर, कोरल रीफ। फिर देखते हैं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अधिक महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित है। पहला है प्राइमरी उपभोक्ता फाइटोप्लैंक्टन, अधिकांशतः डायटम, ग्रीन फ्लैजिलेटा, डाइनोफ्लैजिलेटा। ये क्या है? प्राइमरी उत्पादक। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अधिक महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित है। प्राइमरी उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन, अधिकांशतः डायटम, ग्रीन फ्लैजिलेटा, डाइनोफ्लैजिलेटस प्राइमरी उत्पादक है। दूसरा है उपभोक्ता। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में क्रिस्टेशियन, मोलस्का, शाकाहारी मछलियाँ, मांसाहारी मछलियाँ, हेड टोड, हैबिटेट आदि उपभोक्ता है। शाकाहारी मछलियाँ, क्रिस्टेशियन एवं मोलस्का प्राइमरी उपभोक्ता है, जबकि अन्य मांसाहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता है। सभी प्रकार के मछलियाँ सतही या नीचे बॉटम में रहते हैं। समुद्री तंत्र के या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत मछलियों में साथ साथ रहने की प्रवृत्तियां पाई जाती है ताकि मौसमी प्रभाव कर सके। यह केवल इन मछलियों में फिजियोलॉजिकल एवं रिप्रोडक्टिव कार्य के कारण होता है। समुद्री इकोसिस्टम के अधिक महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? देखिए डायग्राम से पता चल रहा है। सूर्य के प्रकाश से फाइटोप्लैंक्टन, फिर आया जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन के बाद आ गया, जूप्लैंक्टन के बाद कौन सा आया? एनिमल के बाद आ गया मोलस्कन, जितने वार्म, क्रैब, इकाइनोडर्मेटा का जो छोटे छोटे प्राणी है वह क्या करते हैं? जूप्लैंक्टन को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। अब देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें भी एबायोटिक या अजैविक घटक सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा व आर्द्रता, मिट्टी, खनिज तत्व, जल व वायु। दूसरा है जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत है उत्पादक। उत्पादक में कौन कौन से है? वन वाले में वृक्ष,
साल, सौगौन, देवदार, चीड़, ओक, झाड़ियाँ, घास, सवेल। सेकंड है जैविक में उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? उत्पादन कौन सा है? पेड़। पेड़ को कौन खाएगा? हिरण, खरगोश, कीट। उसका द्वितीयक उपभोक्ता भी को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? पहला उत्पादन है जैविक उत्पादन में छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास, एल्गी, उसको कौन खाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? हिरण, खरगोश, कीट। द्वितीयक उपभोक्ता उसका कौन करेगा? लोमड़ी, सर्प। तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? शेर, बाघ, चील। अब ये सब तीसरा कौन सा हो जाएगा इसमें? अपघटक। तीसरा कौन सा है? जब ये सब जीव जंतु मर जाते हैं तो उस तीसरा को क्या कहते हैं? अपघटक, डिकम्पोज्ड। तो उसमें कौन कौन से आता है? फंगस, केचुए, ये सब क्या है? डिकम्पोज या अपघटक है। वन पारिस्थितिक तंत्र के ऊपरी सतह पर ऊंचे वृक्ष, मध्य पर छोटे पेड़ व झाड़ियाँ और भूमि स्तर पर घास, फर्न और मृदा स्तर पर अपघटक जीव। इस तरह से वन पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार: उष्णकटिबंध वर्षा, वन कटिबंध बंधित या पर्णपाती वन शीतोड़ या वन शंकुधारी टाइगा वन। इस तरह से वन पारिस्थितिकी तंत्र के 4 प्रकार है: उष्णकटिबंध वर्षा, वन कटिबंधीय और पर्णपाती वन शीतोड़, और चौथा है वन शंकुधारी, इसी को क्या कहते हैं? टाइगा वन। अब देखते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र का महत्व। पहला है जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण व ऑक्सीजन उत्पादन, तीसरा है जल चक्र का संतुलन, चौथा है मृदा अपरदन की रोकथाम, पांचवा है जलवायु नियंत्रण और छठवां है मानव को लकड़ी, औषधि, भोजन व ईंधन प्रदान करना। ये किसके अंतर्गत है? वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। इतना ये सब वन पारिस्थितिकी तंत्र से हमको मिलता है। फिर देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम या चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र वह स्थलीय तंत्र है जिसमें मुख्यतः घास एवं शाकीय वनस्पतियां पाई जाती है तथा वृक्ष बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं। मुख्य विशेषता है वर्षा माध्यम कितना होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी उपजाऊ, आग एवं चराई का प्रभाव अधिक, वनस्पति घासें, कुछ झाड़ियाँ, जीव जंतु, शाकाहारी एनिमल या शाकाहारी पशु, मांसाहारी पशु, कीट एवं पक्षी। इसका महत्व है पशुपालन का आधार और मिट्टी अपरदन का रोकथाम। इसका महत्व है पशुपालन का आधार और मिट्टी अपरदन को रोकता है। कौन? ये चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र। फिर देखते हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक शुष्क या ड्राई क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा अत्यंत कम होती है। मुख्य विशेषता है वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव, जल की कमी। वनस्पति क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कैक्टस, यूफोबिया, कांटेदार झाड़ियाँ, जेरोफाइट्स। और जीव जंतु कौन से पाई जाती? ऊंट, छिपकली, सांप, रात्रिचर जीव अधिक। अनुकूलन क्या है? मोटी त्वचा, जल संरक्षण की क्षमता। ये किसके अंतर्गत है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखते हैं टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य विशेषता है इसका अत्यधिक ठंड, स्थानीय रूप से जमी मिट्टी, अल्प वृद्धि काल, वनस्पति लाइकेन, मांस, छोटी झाड़ियाँ। जीव जंतु कौन सा है? ध्रुवी भालू, रेनडियर, आर्कटिक या
आर्कटिकी जीव जंतु कौन सा है? ध्रुवी भालू, रेनवियर और लोमड़ी। इसका महत्व है वैश्विक जलवायु संतुलन में योगदान और कार्बन भंडारक। देखिए डायग्राम से, न्यूट्रिशन रिलेशन एमंग इकोसिस्टम। सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है पेड़ पौधे को? पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। और पेड़ पौधा को कौन खाएगा? हर्बीवेरस, छोटे हिरण, गाय, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव है। अब वो शाकाहारी जीव को कौन खाएगा? मांसाहारी जीव। और मानव क्या है? सर्वहारी है। इस तरह से आज का हमारा विषय इकोलॉजी और इकोसिस्टम यहीं पे समाप्त होती है। तो लर्नर, आज हम लोग पढ़े इकोलॉजी और इकोसिस्टम के अध्ययन किए।